नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिना सुदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। हीरो मोटो फोकस में है आज, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और उसके बाद कंपनी का बयान भी आया है। पूरा अपडेट शो में आगे हम आपको देंगे। चाइना में लॉकडाउन लग रहा है, उसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित होती दिख रही है। भारत के लिए क्या मतलब है इसका और भारतीय स्टॉक्स में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज पर भी होगा फोकस। और शुरुआत बाजार से ही, जहां पर लगातार दूसरे दिन हमने देखा अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी करीब 100 पॉइंट बढ़कर 17,300 के ऊपर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 350 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखी। फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। फर्टिलाइजर और केमिकल शेयरों में भी जोरदार एक्शन देखने को मिला। बाजार में और क्या हलचल रही, जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका के पास। देखिए, आज बहुत दिनों बाद 17,300 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है। क्लियरली नियरली इन अ वीक्स आफ्टर एटलीस्ट अ वीक्स टाइम जिसमें बात करनी चाहिए। तो पहले बाजार खुला कैसे? आज एक माइनर 50 पॉइंट्स के गैप अप के साथ आप निफ्टी को खुलते हुए देखते हैं। बैंक निफ्टी को 100 ऑट पॉइंट्स की तेजी के साथ गैप अप के साथ खुलते हुए देखते हैं। 36,000 टेस्ट करने की बात थी और 36,000 के पास बंद हुए हैं बैंक निफ्टी। आज आपको सुबह से ओपनिंग ट्रेड में ही आपको मेटल, मीडिया, इन स्टॉक्स में वीकनेस इन स्पेसेस में वीकनेस देखने को मिली। एंड ऑयल एंड गैस पैक, इनमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिली क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे खासे राइस पे थे, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन उसके अलावा निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ किन पॉकेट्स में देखी, इन स्टॉक्स में देखने को मिली। एट द एंड ऑफ द ट्रेड अगर हम यहाँ निफ्टी गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में आपको अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर, डिविस लैब, JSW स्टील, ये काउंटर दिखेंगे। इनफैक्ट अदानी पैक को, आप पूरे पैक को देखें तो वहाँ एक अच्छा खासा सर्च था। अदानी पावर वहाँ 13% तक का 14% तक के तेजी के साथ क्लोज होता हुआ अदानी पावर दिखाई दे रहा है। लूजर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो कौन से स्टॉक्स है जहाँ आज हमने ड्रैगर्स देखे। ड्रैगर्स जो थे उसमें सबसे पहले एक जो सडन मूवमेंट दिखा, जो एकदम रिएक्टिव मूवमेंट दिखा था, वो था हीरो मोटोकॉर्प का। जब लगभग 3 बजे के पास, 2:30 बजे के पास जब ये न्यूज़ आई कि वहाँ पर 1000 करोड़ के बोगस IT एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस की बात की जा रही है, बोगस स्लिप्स की बात की जा रही है, जिसके बाद हमने देखा एक सडन क्रैक भी हीरो मोटोकॉर्प में। आपको 10% तक फॉल था, लेकिन कुछ हद तक ये डिप्स बॉट हुए और उसके बाद हमने देखा 7% की तेजी के साथ आपको हीरो मोटोकॉर्प क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। ऑयल एंड गैस पैक में आज गिरावट थी और आप देख भी रहे हैं कि ONGC, कोल इंडिया जैसे काउंटर, PSE स्पेस के काउंटर्स, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, यहाँ पर आपको आज थोड़ी नरमी देखने को मिली। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक हुए हैं, लेकिन शायद जितने सिग्निफिकेंटली हाइक होने थे और या फिर काफ़ी हद तक बाजार ने 3 मूव्स अब तक आ चुके हैं, जिसके बाद हमने देखा कि IOC में प्राइस थे और आज यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको दबाव देखने को मिला। 2 स्पेस थे, 2 सेक्टर्स थे जिनमें आपको बिल्कुल क्लियरली जिसमें एडवांसेस दिखाई दे। उसमें एक है फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में हम लगातार देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आज चर्निंग थी स्टॉक्स की। आज फर्टिलाइजर स्पेस से आपको स्टॉक्स जैसे RCF, स्टॉक्स लाइक NFL, नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। RCF आप देखें तो यहाँ 13% तक की तेजी देखने को मिली। और दूसरा स्पेस था सीमेंट, जहां पर हमने देखा कि अब लार्ज कैप नहीं, मिड कैप सीमेंट स्पेस में बाइंग हुई। इनफैक्ट आप देखें तो सारे सेक्टर्स में जहां जिन पॉकेट्स में सबसे ज्यादा तेजी हो रही है उनमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज बाइंग हुई है। तो आज सीमेंट स्पेस में जहां बाइंग हुई वो था JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट। तो क्लियरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट ने आज अच्छा खासा परफॉर्म किया। निफ्टी भले एक रेंज में थी, लेकिन फर्स्ट टाइम इन लास्ट सो मेनी डेज 17,300 के पार हम क्लोज होते हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आपको क्लोज होते हुए दिखाई देता है 36,000 के पास, एंड लुक्स लाइक वी आर हेडेड फॉर न्यू हाइज नाउ, न्यू लेवल्स नाउ। और हमारी कई एक्सपर्ट से बात भी हुई। बाजार में इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, उस पर वाइटो कैपिटल मैनेजमेंट के MD और फाउंडर प्रशांत खेमका के मुताबिक प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश के फिलहाल बेहतरीन मौके दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि IT, कंज्यूमर, हेल्थ केयर से जुड़े सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जो है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स जो है उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हमेशा चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। वैसे ही IT सर्विसेज जो है उनमें काफी मिलती है। एंड देन कंज्यूमर रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड में भी हमेशा से मिलती आई है और कंटिन्यूअसली मिल ही रही है। बट ये जो अभी वॉर सिचुएशन हुआ है वो किस हद तक आगे
डिटीरियोरेट हो सकता है वो कोई कह नहीं सकता है, कितना लंबा चल सकता है कोई कह नहीं सकता। तो वो एक जो नया रिस्क को मद्देनजर रखते हुए टीम ने सिलेक्टिव चुनिंदा कमोडिटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है ओवर द लास्ट 3 months और सो, 2-3 months जो भी आप कहिए। बिल्कुल, तो वो कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, देवांग शाह और आशीष महेश्वरी। देवांग, कैसे आपने रीड किया बाजार की आज की मूव को? हमने देखा काफ़ी अच्छी रिकवरी पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है। 17,300 का लेवल एक अहम लेवल माना जा रहा था, उसके ऊपर की क्लोजिंग क्या मायने रखती है फिलहाल मार्केट के लिए? डेफिनेटली ओवरऑल हम निफ्टी का चार्ट देखें तो हमने देखा है कि एक सपोर्ट लेवल से वापस हमको बाउंस बैक देखने मिला है। तो वॉलेटिलिटी इंटैक्ट रह सकती है, बट हमें लगता है कि और भी अपसाइड इंटैक्ट है मार्केट में। 17,500 तक के लेवल जो है वो दिखने मिल सकते हैं, बट जैसे कहा कि वॉलेटिलिटी इंटैक्ट है तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए। सपोर्ट की जहां तक बात करें 17,250, 17,200 एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। ओके, ये 2 अहम लेवल्स हैं जहां पर फोकस होना चाहिए। आशीष, अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं इस समय, रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव है वो धीरे धीरे शायद कम होता दिख सकता है। रशिया ने ऐसा कहा है कि वो जो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस हैं कम करेंगे। हम देख रहे हैं कि यूरोप के बाजार काफ़ी चीयर अप कर रहे हैं, आज 3-3%, 2-2.5% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटीज़ में क्रूड यहाँ पर 4 से 5% नीचे है। क्या आपको लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका भारतीय बाजारों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं काफी पॉजिटिव है और भारतीय बाजारों में भी कल आप नए हाइज के साथ में ट्रेड होता देखेंगे। और मेरा मानना है कि जल्दी यदि आप देखें बाजार तो अपने जो 52 वीक हाई है उससे करीब 1300 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और जो मेजर फियर थे कोविड और ये रशिया यूक्रेन वॉर, यदि ये दोनों जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाते हैं तो आप देखेंगे अगले 3-4 महीने में भी बाजार उन ऊंचाइयों की तरफ दोबारा अग्रसर हो सकता है। क्योंकि जो कंट्री का जो इंडिया की जो सिचुएशन है वो कहीं बहुत बेहतर है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो जो एफआईज का फ्लो आउटफ्लो इतने समय से चल रहा था वो ऑलरेडी हमने देखा है कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एक ड्राइविंग सीट पे ऑलरेडी हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही एफआईज के फ्लोज यदि भारतीय बाजारों में वापस आते हैं, ये 1200-1300 पॉइंट का जो निफ्टी का अभी भी गैप है ये आप देखेंगे अगले 1 क्वार्टर में फिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव है और बाजारों के लिए काफी अच्छा है। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि यहाँ से स्थिति कहाँ जाती है, क्योंकि फोकस लगातार बाजार का बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स पर हम लोग लगातार नज़र बनाए रहते हैं और रशिया यूक्रेन में जो चिंताएं चल रही हैं, अगर उनका कोई पॉजिटिव निकलता है तो वो जाहिर तौर पर भारतीय बाजारों के लिए भी अच्छा ही होगा। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आज एक स्टॉक जो लगातार फोकस में था वो था हीरो मोटोकॉर्प का। यहाँ पर इन पर 1,000 करोड़ रुपए के नकली खर्च दिखाने का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि कंपनी ने 1,000 करोड़ के नकली खर्च और 100 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शन दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस के नाम पर दिखाए हैं। और डिटेल्स क्या है इसकी और कंपनी की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं मेरे साथ। उत्कर्ष, क्या डिटेल्स हैं आपके पास फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो जो सूत्र हैं हमारे वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनको जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मिला वो ये है कि 1,000 करोड़ की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बोगस है और उनके जो जवाब है, उनके जो पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हीरो मोटोकॉर्प नहीं दे पाया है। उसके बाद 100 करोड़ के छतरपुर में फार्म हाउस के बारे में बात की गई है जो कि खरीदा गया है। अभी तक इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है हमारे सूत्रों ने कि क्या ये जो खरीदारी है वो पवन मुंजाल ने अपने पर्सनल अकाउंट से करी थी, हीरो मोटोकॉर्प से हुई थी, वो नहीं पता। लेकिन इस मामले में अब हीरो मोटोकॉर्प का बयान आ गया है। हीरो मोटोकॉर्प का बयान क्या है? हीरो मोटोकॉर्प का बयान ये है कि जितने भी एलिगेशंस बनाए गए हैं उसका कोई भी डॉक्यूमेंट हीरो मोटोकॉर्प के पास नहीं है। ऑब्वियस बात है क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो वो शेयर नहीं करा जाता कंपनी के साथ। तो उनका ये कहना है कि हम जो है वो पूरी कंपनी के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लगातार टच में हैं और ये जितनी भी अभी तक खबरें आई हैं उनको हम डिनाई करते हैं। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बात करी जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको डिनाई किया है। लेकिन जो आप ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जो आप इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, सूत्रों के हवाले से निकली खबर है, जब तक कि एक ऑफिशियल तौर पर नहीं आ जाती तब तक जिसके खिलाफ सर्च हुई है उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है क्योंकि इट्स ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी तक हीरो मोटोकॉर्प से ये जानकारी हमें आई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें जानकारी आई है।
चाहिए। शुक्रिया उत्कर्ष उस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बाजार के पास जब ये खबर पहुंची आज क्लोजिंग से करीब आधा एक घंटा पहले, उसके बाद हमने देखा कि हीरो मोटोकॉर्प के जो स्टॉक है उसमें ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। आपके सामने चार्ट 7% नीचे जाकर बंद हुआ है। आशीष, कैसे रीड करेंगे इस खबर को? बाजार ने तो पनिश कर दिया काफ़ी हद तक, 7% नीचे जाकर बंद हुआ हीरो मोटो का स्टॉक, क्या करना चाहिए कल इसमें अब? जी, एक बिल्कुल थोड़ा-सा ज़रूर कंपनी में ऐसा कोई समस्या नज़र नहीं आती उनके बिज़नेस ऑपरेशंस को लेकर। बट एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यू हैं वो अब इनको कंपनी को थोड़ा टाइम तक हॉन्ट करते रहेंगे। क्योंकि यदि वो क्लैरिफिकेशन आ भी जाता है, तो भी मुझे लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च और जारी रखेगा, नोटिसेज़ आएँगे और ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो निवेशक वो इस स्टॉक से थोड़े समय के लिए दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव डेवलपमेंट आगे आ सकता है जिसके कारण से जो लीगल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें बार्गेन हंटिंग करने से बचना चाहिए और इसकी बजाय आयशर मोटर जैसे स्टॉक पर नजर रखें, क्योंकि इनफील्ड का सेल्स इस मंथ में अच्छा मेरा मानना है आएगा। तो वहां पर निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प को अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे रखें या नई परचेज करने से बचना चाहिए। देवांग, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर बात करें तो आपको लगता है कि कोई ट्रेड बनता है हीरो मोटो में, जिस तरह के क्रैक्स हमने आज देखे हैं? सी ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेंड तो नेगेटिव है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2150, ये लेवल भी अगर ब्रेक कर दो तो फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है हीरो मोटोकॉर्प में। तो अब फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। ओके, तो वो स्ट्रैटेजी हीरो मोटो पर फोकस आपको करना चाहिए। आशीष का व्यू यहाँ पर क्लियर है कि थोड़ा सा आप फिलहाल के लिए दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए फोकस इस समय की बड़ी खबर पर करते हैं जो रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड आ रही है कि यहाँ पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ऐसा है कि रशिया ने ऐसा कहा है कि वो कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे थे उसमें कुछ कमी करेंगे। हमारे साथ मारूफ रज़ा साहब जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। फिलहाल उनसे हम लोग फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अभी बातचीत शायद नहीं हो पा रही है। तो लेकिन बड़ी खबर यह है कि शायद अब संभावना ये बन रही है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साहब, उन दोनों के बीच आने वाले समय में कुछ बातचीत हो सकती है। रूस ने यह कहा है कि वो फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशंस में कटौती करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, दोनों देश जो टकराव का माहौल चल रहा है और लगातार रूस के रशिया के अगेंस्ट जो हैं वो दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, यूरोप ने, नाटो देशों ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं। यहाँ पर आज जो है बातचीत का दौर चल रहा था तुर्की में, इस्तांबुल में ये चर्चा चल रही थी। पिछले 3 या 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और उसी पर फोकस लगातार बना हुआ है क्योंकि भारत जो है वो एक ग्लोबल फ्रंट पर एक बड़ा प्लेयर है और उसका भी व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मारूफ रज़ा साहब फिर से जुड़ गए हैं। रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। जो इस समय सामने जो खबरें आ रही हैं कि रूस ये स्टैंड लेने की तैयारी कर रहा है कि शायद वो अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं कीव पर उन्हें कम करेगा, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? कैसे रीड करते हैं आप इसको? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि एक किस्म से धीरे धीरे रूस अपनी हार मान रहा है कि जो मकसद से चला था, जो उसका लक्ष्य था, वो उसको काफी हद तक हासिल नहीं कर पाया है। अभी दोनों साइड एक दोनों अपने बहाने देंगे कि हम और खून खराबा बर्बादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरू क्यों हुआ, ये होने की क्या जरूरत थी? और इसमें सब दोषी हैं। रूस तो है ही, यूक्रेन भी है, उनके राष्ट्रपति भी है जो बार बार डंका बजा रहे थे कि मैं नेटो में ज्वाइन कर रहा हूं। अब वो भी जमीन पे उतर आए कह के कि नेटो, तो हमको पता ही था कि नेटो में हमारे लिए जगह नहीं है। और अमेरिका और उनके जितने साथी हैं यूरोप में, वो सब बोल रहे थे कि ये हो सकता है, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी बोली गई हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और जो हालात को इतने बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी जोश के साथ इन लोगों को होश आया है कि कुछ भी आप करते रहें, कीव जैसे शहर में तो रूसी सेना अगर घुसेगी
तो पूरा ही रूस को जमीन पर मिला के फिर वो घुसेगी। और ये बाकी के अमेरिका और उनके साथी शायद होने नहीं देंगे। बाहर से आप आर्टिलरी फायर, मोटर फायर करते रहें, हजारों लोग मरे हैं, लेकिन अभी भी पूरी बर्बादी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि रूस के अंदर ये समझदारी आ गई है कि उनके सैनिक भी अभी ये लंबी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो अर्बन इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर होता है, जिसे फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया कहते हैं, उसके अंदर सेनाओं का बहुत नुकसान होता है, और जो डिफेंडर होता है जैसे कीव के लोग हैं, यूक्रेन के लोग हैं, उनका फायदा होता है। हालांकि उनके शहर की काफी नुकसान होती है, लेकिन बिल्कुल ये ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से रूस ने भी अपनी डिमांड कम कर दी है। वो ये चाहते हैं कि जो भी हिस्सा हमने कब्जा किया है हम उसी को रखे रहेंगे, जिससे एक किस्म से यूक्रेन और रूस के बीच में एक पतला सा एक्स्ट्रा बॉर्डर बन गया है, जो अगर नेटो की सेना यूक्रेन में आए भी, अब तो आएगी नहीं लेकिन आई भी, तो रूस को थोड़ा बफर मिलेगा, जैसे भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और चीन और तिब्बत के बीच में नेपाल है। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन ने बोला है कि हम न्यूट्रल देश स्विट्जरलैंड जैसा बनने को तैयार है, और हमें अब पता चल गया है कि हमारा कोई गुंजाइश नहीं है नेटो में जाने की। अगर महीने भर पहले उनके दिमाग में ये होश आ जाता और ये ऐलानबाजी नहीं करते, डंके नहीं बजाते, तो लड़ाई शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल, तो ये शायद स्थिति ही ना आती। रजा साहब, यहाँ पर बिल्कुल एक कमेंट और आया है जो रशिया के जो नेगोशिएटर्स हैं उनकी तरफ से, कि रूस इस बात के अगेंस्ट नहीं है कि यूक्रेन जाकर ईयू को ज्वाइन कर ले। तो नेटो ज्वाइन करने की बात तो यहाँ अब तो कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन ईयू को जाकर ज्वाइन कर सकता है। मेरा सवाल ये है कि जो पूरा रीजन है, चाहे वो यूरोप है और रशिया उसके आसपास जो है, वो उस रीजन पर इसका क्या अर्थ होगा? और उसके बाद चूंकि भारत का एक बड़ा रोल है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भारत के दृष्टिकोण से डिप्लोमेटिकली या अदरवाइज इस डिसीजन का और इस बयान का क्या अर्थ, क्या मतलब निकलता है? देखिए, ईयू तो एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, और इस ट्रेडिंग ब्लॉक में पहले से भी इनके लोग जाने को तैयार थे यूक्रेन के, क्योंकि उसमें से उनको फायदे होते हैं। और नेटो जो है एक मिलिट्री ब्लॉक था, लेकिन अब ज्यादातर पॉलिटिकल ब्लॉक बन गया है, जिसकी कुछ हद तक सेनाएं हैं। लेकिन पिछले 25-30 साल में अमेरिका और नेटो के देशों ने ही अपनी सेनाओं के दांत निकाल दिए थे, तो इसलिए उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि यूक्रेन में जाके अपने आप लड़े अमेरिका के बगैर। और आप देखिए, जो जहां पीस समझौते की बात चल रही है टर्की में, टर्की नेटो का हिस्सा है, लेकिन उसको कभी ईयू में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि ईयू वालों की ये एक सोच है, और टर्की के लीडरों ने इसका ऐलान किया है कि वो खाली क्रिश्चियन कंट्रीज को अपने अंदर रखना चाहते। तो इसलिए इनको फायदा होगा यूक्रेन को ईयू में जाने से, और ईयू में जाएंगे, अच्छा सामान मिलेगा, ट्रेड करेंगे, इनके फायदे होंगे। यूक्रेन में बहुत सी चीजें उगती हैं, बहुत वो ईयू को अनाज देते हैं, पूरे ईयू को खिलाते हैं, ग्रैंडरी है उनकी, और बहुत सी और चीजें हैं जिससे ईयू को यूक्रेन से फायदा होता है, जैसे कि रेयर अर्थ और मटेरियल और मिनरल है, जिससे ईयू की एयरलाइन इंडस्ट्री को फायदा होता है। तो यूक्रेन वापस जल्द से जल्द इस हिसाब से पैसे बना सकता है। और रशिया जब तक ईयू के साथ वो रहे, मेरे ख्याल से रशिया को इतनी तकलीफ नहीं होगी। नेटो से ये है क्योंकि पिछले 20 साल से इन्होंने नेटो के नाम से रशिया को बहुत धमकी दी है, तो पुतिन के दिमाग में ये भी था कि मैं तुमको सबक सिखलाऊंगा। अब रहेगी बात इंडिया की। इंडिया ने अभी तक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। इंडिया के खिलाफ बहुत से देश जो हैं वो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं स्टैंड लिया आपने। मैं तो उनको ये बोलता हूं कि जब चीन हमारे यहाँ घुस आया था तो आपने क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था, तो अभी हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? और हमारा जो है सबके साथ सौदा चलता रहेगा। हालांकि अमेरिका का एक बहुत अजीज दोस्त है यूएई, उसने भी न्यूट्रल स्टैंड लिया है। उसने अमेरिका के साथ बाकी देशों के साथ नहीं हाथ खड़े किए यूएन के अंदर, चुप बैठा है। तो इसलिए ये अपनी अपनी विचार होते हैं, अपनी अपनी देश की पॉलिसी होती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, और भारत ने अपने ही हिसाब से जो है स्टैंड लिया है, और
कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत का जो स्टैंड है वो अपने आप में इस पूरी सिचुएशन में काफ़ी हद तक सही भी है। मारूफ रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ET Now के साथ जुड़ने के लिए और उस पूरे मामले को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है, इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच धीरे धीरे समझौता होता हुआ दिखाई दे। 1 महीने से जो लगातार वॉर चल रही है वो शायद अब खत्म होने के कगार पर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर इससे न सिर्फ उन दोनों देशों को फायदा होगा, ग्लोबली मार्केट्स चूंकि हम ट्रैक करते हैं तो मार्केट्स को भी फायदा होता दिखाई देगा। हम लगातार इस खबर से जुड़ा अपडेट आपको ET Now स्वदेश पर देते रहेंगे। चलिए लौट कर आते हैं, कार्यक्रम में को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो निफ्टी इंडेक्स में होने वाला है परसों से, वो ये है कि कुछ शेयरों का वेटेज बदलने वाला है और कुछ नए शेयरों की एंट्री होने वाली है, कुछ बाहर हो सकते हैं। मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, बताइए क्या बदलाव होने जा रहे हैं? निफ्टी इंडेक्सेस का एडजस्टमेंट जो है आपके मार्च 30 को होने वाली है और अब देखा जाए तो जो इम्पैक्ट होने वाली है वो 31 मार्च को इफेक्टिव होने वाली है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने कहा है कि अपोलो हॉस्पिटल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव इन्फ्लोज देखने मिलेगा और जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है वहाँ पे आपके IOCL ले लीजिए, ONGC, HPCL और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, यहाँ पे नेगेटिव जो है दबाव देखने मिल सकता है। अब निफ्टी की बात करें तो इंक्लूजन में जो है अपोलो हॉस्पिटल्स आने वाला है और यहाँ पे लगभग $156 मिलियन का इनफ्लो का अनुमान है। वहीं पे जो है IOCL का जो है लगभग $100 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में। निफ्टी बैंक में जो है आप कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा जो एंट्री मार रहा है और एग्जिट जो है RBL बैंक मार रहे हैं। निफ्टी 50 इंडिसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है SRF, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में लगभग 29 to 40 मिलियन का इन्फ्लो आएगा और जो नए एज कंपनीज हैं, न्यू एज टेक स्टॉक्स जो कहते हैं, पेटीएम, नाइका, जोमेटो, ये भी शामिल हो रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। लगभग 5 to 12 मिलियन का इन्फ्लो रहेगा। और आखिर में बात करेंगे आउटफ्लोज के बारे में आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 की, जहाँ पे जिंदल स्टील पावर, औरोबिंदो फार्मा, RBL बैंक जैसे स्टॉक्स में जो है लगभग 18 से लेकर 22 बिलियन का आउटफ्लो देखा जा सकता है। शुक्रिया शरद उस पूरे अपडेट के लिए। चलिए शो में समय धीरे धीरे कम हो रहा है वक्त, लेकिन हमारे मेहमानों से ये जानने का है कि अगर कल उनको कोई ट्रेड लेना है तो कौन सा होगा। आशीष, आपसे शुरू करेंगे। दोनों मेहमानों से आज एक एक स्टॉक ही मैं पूछ पाऊंगा, समय की थोड़ी कमी है। अगर आप बताएं कि एक स्टॉक ऐसा कौन सा होगा जहां पर अगर कल किसी को ट्रेड लेना हो तो वो ले सकता है। जी, मेरी तरफ से फंडामेंटल जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। 1440 पे खरीदने की सलाह है और मेरा मानना है कि 1800 रुपए से ऊपर का भाव आपको अगले 6 महीनों के अंदर इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 2090 के आसपास था और वहां से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग काफी सारा स्टॉक में देखा। बट मेरा अजम्पशन ये है कि इस बार का जो उनका क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो जो पिछले साल का मुनाफा उनका करीब 350 करोड़ का आसपास था, इस साल जो मुनाफा बढ़ के करीब 500 से 550 करोड़ के बीच में मुनाफा होने की उम्मीद है। और जो बूम आया हुआ है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो CPaaS के नाम से जाना जाता है, तो हमने देखा रूट मोबाइल जैसे स्टॉक में भी काफी बड़ा रनअप हुआ। तो तानला भी उस शेयर्स की अग्रणी कंपनी है और अभी कंपनी ने बायबैक भी किया अपने शेयर्स का, बहुत छोटी शेयर कैपिटल भी है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पर बाय करने की सलाह रहेगी। तानला सॉल्यूशंस एक स्टॉक होगा जहां फोकस कर सकते हैं। 1800 तक का टारगेट आपको दिखाई देता है। देवांग, आपसे भी मैं आज एक ही स्टॉक लूंगा। अगर एक स्टॉक कोई आपको बताना हो कल के लिए तो कौन सा होगा वो? यहाँ पर हम सन फार्मा में रिकमेंडेशन देंगे, बिकॉज ओवरऑल हम सन फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस सन फार्मा में एक हमें बाउंस देखने मिला है। तो सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 894 का, टारगेट है 955। ओके, टारगेट 955, स्टॉप लॉस 894। सन फार्मा पर फोकस कर सकते हैं कल के लिए। ये दो आइडियाज हमारे मेहमानों ने आपको दिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और आशीष, समय निकालकर शो में शामिल होने के लिए आज। चलिए कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कंज्यूमर स्किल।